दोस्तों स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासिक के यूट्यूब चैनल में। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में हम लोग का जो ये टेस्ट सीरीज चल रहा है भारतीय संविधान में, आज हमारा होगा सेट नंबर 2। इससे पहले हमने आपको एक सेट कर दिया, अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है। भारतीय संविधान में अगर आप देखेंगे तो टोटल मैं आपको 650 क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें कंप्लीट भारतीय संविधान हम कवर कर लेंगे। इसके बाद आप बड़े ही प्यार से, बहुत ही आराम से अपने पेपर में बहुत इजीली आप 15+ क्वेश्चन कर पाओगे। बस इतना काम करिएगा कि एक दो बार रिवीजन आप जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए, कल हम लोग ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था, आज थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 21 से आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाइए और हम भी कोशिश करें कि एक दिन में 30 से 40-50 क्वेश्चन जितना हो पाए कवर करें, क्योंकि हम लोग को 15 दिन के अंदर भारतीय संविधान खत्म करना है। इसके बाद हम लोग तुरंत मूव ऑन करने वाले हैं अपने ज्योग्राफी पार्ट पे। हमारे पास समय कम है, 60 दिन में हमें 4 मेजर सब्जेक्ट खत्म करना है, ताकि हम कट ऑफ जितना बनता है, यानी लगभग में 170 क्वेश्चन के आसपास अपनी तैयारी को कंप्लीट कर ले। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग भी थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिए अच्छे से, और पूरा कंप्लीट वीडियो आप देखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है। कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत दिल्ली में एक फेडरल कोड बनाया गया। आप सभी को पता है, बिल्कुल सही है। अधिनियम के तहत जो हमारा वर्मा है वो भारत से अलग हो गया, ये भी सही है। इसी अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया था कि एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, यानी भारत के जितने भी क्षेत्र हैं उन सबको मिला करके एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया। हालांकि बन नहीं पाया था, लेकिन ऐसा प्रावधान किया गया था इस अधिनियम के तहत। ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है, तीनों के तीनों आपका स्टेटमेंट सही है, यानी सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। एक एक पॉइंट को आप याद रखिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम हो सकता है सीधे आपसे यह सवाल पूछे कि दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था। अगर आपसे ये सवाल पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे 1935, यानी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, जो प्रांत हैं, कल के वीडियो में हमने आपसे बात किया था कि प्रांतों ने स्वायत्तता की मांग की। जो हमारे प्रांत बने हुए थे, जैसे इसमें राज्य सरकार है, उस समय उनको प्रांत कहते थे। तो ये लोग प्रांत कहें कि यार देखो, हम लोग क्या करेंगे ना, अपना जो रूल होगा, अपना जो नियम और कानून होगा वो खुद से बनाएंगे, यानी हम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, यानी हम स्वायत्त बनना चाहते हैं। तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात याद रखेंगे। इसी अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1937 को लागू कर दिया गया था। अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना का भी प्रोविजन किया गया था। हालांकि अखिल भारतीय संघ बन नहीं पाया था, लेकिन प्रोविजन किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। करा कि कौन सा कथन भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में सही है। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, देखिएगा, आप जानते हैं केंद्र में द्वैध शासन बना था, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था बन चुकी थी। कल की वीडियो में हमने चर्चा किया था। आप जानते हैं 1919 में ही द्विसदनीय व्यवस्था बन चुका है, यानी लोकसभा और राज्यसभा जैसी चीजें बन चुकी हैं। लेकिन ये कह रहा है कि केंद्र में जो केंद्र के अब विषय होंगे, वहां पर जो शासन प्रणाली होगा उसे भी द्वैध कर दिया जाएगा, यानी जो अब केंद्रीय विषय हैं, जैसे आपने देखा था प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था, पहले हमने चर्चा किया, पहला वीडियो आप जरूर देखिए। ऐसे ही आप जानते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दिया गया, यानी जो केंद्र के विषय हैं वो भी दो पार्ट में बांट दिए गए। केंद्र का विषय स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषय में विभक्त कर दिया गया, ठीक है। 1935 का ही जो अधिनियम लाया गया, इस अधिनियम के तहत रेलवे के प्रशासन के लिए संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रोविजन किया गया। ये सवाल आपसे सीधे पूछेगा कि कौन से अधिनियम के तहत संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रोविजन किया गया, यानी प्रावधान किया गया। तो आप बताएंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। दोनों स्टेटमेंट यहाँ भी आपके सही हैं, यानी सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। देखिए, उलट फेल करके क्वेश्चन पूछेगा तो आपको प्लीज ध्यान रखना है, बताना है हर क्वेश्चन का जवाब एकदम सही, ठीक है। देखो यार, 1935 के अधिनियम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट काम, कि जो केंद्र और प्रांत हैं, जैसे इस समय आजकल आप देखते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। इसके लिए जो अभी आजकल हम देखते हैं संघी सूची, यानी संघ सूची वो, ऐसे ही राज्य सूची वो, ऐसे ही समवर्ती सूची वो। तो अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सब हम भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही अपने संविधान में लेकर आए हैं। तो 1935 में ही केंद्र और प्रांत की मध्य शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में कर दिया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन अभी भी जो अवशिष्ट शक्तियां थी, अवशिष्ट शक्तियां कहने का मतलब कि जो इन तीनों सूचियों में नहीं दी गई हो, या इन तीनों सूचियों से अलग कोई बात अगर बनानी हो, अलग कोई कानून बनानी हो, तो वह गवर्नर जनरल यानी वायसराय के पास। वर्तमान में किसके पास है? तो आप कहोगे सर अवशिष्ट शक्तियां यह संसद में निहित होती हैं। किसमें? संसद में निहित होती हैं, ना कि राष्ट्रपति में। ध्यान रखिए, कई लोग राष्ट्रपति मार के गलत कर देंगे।
पर यहाँ पे आपको याद रखना कि जो अवशिष्ट शक्तियां वो भी संसद के पास है, हमारे पास, ठीक है। अधिनियम के तहत प्रांतों को स्वायत्तता दे दिया गया, यानी जो प्रांत हैं वो अपना खुद का कानून बना सकते हैं, जैसे योगी सरकार अपना खुद का नियम कानून बना सकते हैं। साथ ही यानी प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध, अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कौन से अधिनियम के तहत किया गया, तो आपका जवाब होगा 1935 यानी 1935। इस अधिनियम के तहत केंद्र में अब द्वैध शासन लागू कर दिया गया, यानी जो केंद्र के विषय हैं उनको स्थानांतरित और आरक्षित विषय में बांट दिया गया। इसी अधिनियम के तहत यानी 1935 के ही तहत आप देखेंगे रेलवे के प्रशासन के लिए, उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई है। यूनियन रेलवे फेडरेशन की स्थापना की, यानी संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना अगर आपसे पूछेगा कौन से एक्ट के तहत किया गया, तो आप बताना 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी, तो एक लाइक जरूर करना और जरूर कमेंट करना कि चीजें समझ में आती भी हैं या नहीं आती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं वर्तमान समय में कैसे हम लोगों ने शक्तियों का बंटवारा कर रखा है और यहाँ से कुछ मूलभूत क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान की जो संघ सूची है उसमें मूल रूप से कितने विषय थे, यानी जब पहले अस्तित्व में आया था तो कितने विषय थे, तो साथ ही याद रखेंगे संघ सूची में मूल रूप से इसमें कुल 97 विषय थे, वर्तमान में बात करेंगे तो 100 विषय हैं। संघ सूची में याद रखेंगे मूल रूप से 97 विषय थे, वर्तमान में आप याद रखेंगे तो यहाँ पे कुल 100 विषय दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से कुछ पॉइंट को समझिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्रीय विषय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। संघ सूची में मूल रूप से 97 थे, वर्तमान में आप देखेंगे तो 100 हो गया। राज्य सूची में 66 थे, वर्तमान में आप देखेंगे तो 59 हो गया। समवर्ती सूची में 47 थे, वर्तमान में आप देखेंगे तो इसमें कुल 52 विषय हो चुके हैं साथियों, ठीक है। कौन कौन से विषय हैं उस पर अभी हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे, जिसे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे पेपर में आ सकता है, ऐसे पॉइंट पर हम ध्यान रखेंगे। कहा कि भाई जो 7वीं अनुसूची है, वर्तमान में जानते हैं आप लोग 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है, में वर्णित है संघ सूची के निम्नलिखित में से किस प्रविष्टि में यानी किस विषय में केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो का उपबंध दिया गया है। देखिए ये कह रहा है कि देखो यार 3 विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और इन तीनों विषयों के बारे में वर्तमान में भारतीय संविधान का जो 7वीं अनुसूची है उसमें दिया गया है। इसके बारे में हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो भैया इसमें आपकी गलती है। 7वीं अनुसूची में जो सारे विषय हैं इनके बारे में उपबंध दिया गया है। इसी में आप जानते हैं एक विषय होते हैं संघ सूची, इस पर सिर्फ संघ सरकार कानून बना सकती है। तो कह रहा है कि यार जो संघ सूची है उसके कौन से नंबर पे लिखा गया है केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो के बारे में। तो याद रखेंगे ये तो पूरा 97 विषय है, ये क्वेश्चन ऐसा है, मान लीजिए वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि आएगा तो भी गलत हो जाएगा, नहीं आएगा तो भी गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं। पर कम से कम 10 तक तो आपको याद ही रखना होगा सबका। संघ सूची का भी 10 विषय याद रख लीजिए, राज्य सूची का भी 10 विषय और समवर्ती सूची का भी 10 विषय, ठीक है। तो यहाँ पे जो साथी आपका 8वां पॉइंट है वो दिया हुआ है केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो के बारे में। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सही जवाब। चिंता नहीं करना है इस प्रश्न को लेकर के, पर यहाँ पे कुछ पॉइंट है इसे आपको याद रखना है, क्योंकि सवाल आपसे पूछेगा कौन सा विषय संघ सूची का विषय है। तो याद रखिए कि भारत की जो डिफेंस चीजें हैं इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं आप जानते हैं। तो डिफेंस जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आएगा, उस पर जो कानून बनेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सेना को लेकर, जैसे नौसेना हो गया, वायुसेना हो गया, या जितने अन्य सशस्त्र बल हैं, ये सभी इनसे संबंधित कोई कानून बनाना होगा तो आपका कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। इसे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। छावनी क्षेत्रों में जो स्थानीय स्वशासन होते हैं ये भी सेना से संबंधित है, इस पर भी कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाएगा। नौसेना, सेना या वायुसेना से रिलेटेड जितने भी संकल्प हैं इन पर भी कौन बनाने वाला है कानून, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने वाला है। आयुध को लेकर के या फिर अग्नायुद्ध को लेकर के, गोला बारूद या फिर कोई ऐसा विस्फोटक से रिलेटेड अगर कोई एक्ट बनना है, कोई कानून बनना है, कोई विधान बनना है, तो वो विधान कौन बनाएगा, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल प्ले नहीं होने वाला है साहब, ठीक है। परमाणु ऊर्जा या उसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज या संपत्ति स्रोत से रिलेटेड कानून भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, जैसे कि अभी आपने देखा जो शांति बिल लाया गया है माननीय केंद्र सरकार के द्वारा, तो ये बिल इसी के तहत लाया गया, ठीक है। तो इन सबसे रिलेटेड इनमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट का करेगा। फिर आप देखेंगे जो हमारा डिफेंस रक्षा उद्योग है साथी, ठीक है, रक्षा उद्योग से संबंधित जितनी भी पॉइंट हैं, जितने भी विषय होंगे उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। इसी तरह से केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो के बारे में जो भी नियम कानून बनाना होगा वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होगा। तो प्लीज इसको 1-2 बार आप पढ़िएगा, पेपर में कुछ ना कुछ पूछेगा कि कौन सा संघ सूची का विषय है, कौन सा
राज्य सूची का विषय है। जैसे अभी ये सवाल को ही आप देखें, सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय सूची का विषय है। प्रत्यर्पण, स्थानीय शासन, मत्स्यन और बाजार और मेले। अब कह रहा कि कौन सा है जो संघीय सूची का विषय है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे स्थानीय शासन तो आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। ठीक है, प्रत्यर्पण यहाँ पे याद रखेंगे, ये जो विषय दिया हुआ साथी, यह विषय सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है। ठीक है, प्रत्यर्पण भी सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है। बाकी बाजार मेले और मत्स्यन ये सब जो है स्टेट गवर्नमेंट के कुछ मुद्दे हैं, कुछ जो है सेंट्रल स्टेट दोनों लोग मिलकर करते हैं। तो इस प्रकार पहला हो जाएगा राइट आंसर। अब कुछ और संघ सूची के मामले हैं जिसे आपको याद रखना होगा, जैसे रक्षा हो गया, विदेशी कोई कार्य होगा, भारत की सुरक्षा से संबंधित कोई काम है वो चीज, कोई विदेशी कार्य है, कोई राजनयिक से संबंधित कोई चीजें हैं वो, संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड कोई मैटर है तो वो मैटर देखेगा, अंतर्राष्ट्रीय जितने सम्मेलन होते हैं, जितने संगम है या जितने अन्य निकाय में भाग लेना है या उनके संदर्भ में जो भी कुछ काम हो रहा है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा, उससे रिलेटेड कानून देखेगा। विदेशों से जो हम संधि या कोई करार करते हैं तो ये भी भाई जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा। युद्ध, शांति और विराम जो भी चीजें, यानी युद्ध और शांति, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे होगा। वैदेशिक अधिकारिता भी, नागरिकता यहाँ याद रखिएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आता है। देशीकरण और अन्य देशी चीजें, ये प्रत्यर्पण भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है नागरिकता कौन सा विषय है, संघीय सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। तो बताना ये नागरिकता ये संघ सूची का विषय है। कैसा? संघ सूची का विषय है। एक दो बार इसको जरूर पढ़िएगा, बाकी नहीं याद होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत भी ध्यान रहेगा तो काम चल जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पेपर में बनता है। कारक निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ सूची का विषय है, कौन सा है जो संघ सूची का विषय है। ठीक है, तो साथ ही यहाँ पे जो आपका बीमा सेक्टर हो जाएगा ये आपका संघीय सूची का विषय है। और इस इंपॉर्टेंट लगाइए कि इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्लेनेशन तो महा इंपॉर्टेंट है। देखिए इन विषय को तो आप कंफर्म याद रखिएगा, ये सब आपके संघ सूची के विषय हैं। जैसे जो आपकी LIC वगैरह हो गई, ये पासपोर्ट और वीजा, ये रेल जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग, ये महापत्तन, RBI, डाकघर, बचत, बैंकिंग, बीमा दोबारा हो गया है। तो ये जो सेक्टर हैं ये सभी के सभी, यानी ये जो भी मुद्दे हैं ये सभी के सभी संघ सरकार के मुद्दे हैं और इस पर कानून हमारा संघ सरकार ही बनाएगा, ना कि राज्य सरकार बनाएगा। ठीक है साहब, चलें। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी विषय संघ सूची का विषय है। अब देखिए रेलवे तो हमारा संघ सूची का विषय है, डाक भी हमारा संघ सूची का विषय है। बाट और माप के मानकों को नियत करना, यानी जो हमारे बटखरे वगैरह चलते हैं ना, उनके मानक कौन निर्धारित करता है। तो याद रखेंगे इनके जो मानक है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करता है, क्योंकि ये बड़ा काम है तो ये भी। तो इस प्रकार से जो तीनों के तीनों हो जाएंगे, ये तीनों के तीनों आपके संघीय सूची के विषय हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछता है इस, ध्यान रखिएगा। रेल तो है ये है, जो डाक तार हो गया, जो टेलीफोन हो गया या जो बेतार प्रसार, मतलब जितने भी ये आपका टेली कम्युनिकेशन हो गया, ये सब आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तभी तो जो है सब पूरा दे दिया गया रिलायंस को और एयरटेल को। प्रकाश स्तंभ, ठीक है, पोत परिवहन, वायुसेना की सुरक्षा, ये भी आता है। वायु मार्ग, वायुयान, विमान चलन, ये भी आता है। संघ लोक का रेड़ा गया। बाटों का माप, इसे याद रखिएगा। ये जितने भी हमारे स्टॉक एक्सचेंज हैं वो आते हैं, जितने हमारे वायदा बाजार यानी सट्टा बाजार है वो सब इसमें आ जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर रूल बनाता है, तभी तो निर्मला ताई जी अलग अलग निफ्टी वगैरह पर अलग अलग लगाती हैं। जो विनिमय पत्र है या जो चेक है, वजन पत्र है, वैसे ही अन्य लिखतें जो होती हैं उन सब पर अच्छा ध्यान रखिएगा। चेक, वजन पत्र, वचन पत्र, ठीक है, वो अलग चीजें हैं। ठीक है, तो जितने अन्य लिखते हैं इन सब, ये सब जो है संघीय सूची का विषय है। आपको ध्यान रखना होगा, पेपर में यहाँ से पूछा जाएगा, आपको उसे बताना होगा। अगला करा कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अनुसार कृषि आय से भिन्न आय पर जो कर लगता है उसको लगाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है। कृषि आय से भिन्न आय पर जो कर है उसे कौन लगा सकता है। तो ये पावर होता है साथी केवल संसद के पास। ठीक है, कर वर लगाने का काम सिर्फ संसद कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब यानी करेक्ट आंसर। ठीक है, देखेंगे संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास होता है, केवल संसद के पास होता है। जबकि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास होता है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने के लिए आपका संसद और राज्य विधानमंडल दोनों यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों लोग कानून बना सकते हैं। कृषि आय से भिन्न आय संघ सूची का विषय है। कृषि आय से भिन्न आय पर कर संघ सूची का विषय है, इसलिए इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है, संसद के पास। तो एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि कृषि आय से भिन्न आय
ये कौन सी सूची का पार्ट है? तो पहला पॉइंट तो याद रखिएगा कि यह संघ सूची का पार्ट है। अब चूंकि संघ सूची का पार्ट है इसलिए इस पर कानून कौन बनाएगा? तो जाहिर तौर पर इस पर कानून केवल संसद के द्वारा ही बनाया जाएगा। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है, ना कि राज्य विधानमंडल के पास? सीमा शुल्क जिनके अंदर निर्यात शुल्क भी शामिल है। तो जाहिर तौर बात है कि सीमा शुल्क पर कौन बना सकता है? भाई संसद ही तो कानून बना सकते हैं, सही है। कहा कि संघ और राज्य की जो लेखाएं हैं उनका संपरीक्षा अगर कोई कर रहा है उस पर कानून कौन बनाएगा? जाहिर तौर बात है संघ ही बनाएगी, सही है। और कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई विषय है, ठीक है, संघ सूची का विषय है जिस पर कानून सिर्फ संसद बनाएगा। तो जाहिर सी बात है परमाणु ऊर्जा से संबंधित है तो संसद ही कानून बनाएगा। इन सभी मामलों पर संसद ही कानून बनाएगा। तो इस प्रकार डी आंसर आपका हो जाएगा सही जवाब। इसे याद करना पड़ेगा यार, एक दो बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। संघ सूची के कुछ और विषय जैसे परमाणु ऊर्जा के बारे में अभी आपने ऊपर पढ़ा ही है। भारत के बाहर के स्थानों के लिए अगर कोई आप तीर्थ पर जाते हैं तो उसके लिए भी कानून हमारा संघ सरकार बना सकती है। अंतरदेशीय जलमार्ग जो होते हैं, जैसे जो हमारे वाटर मार्ग हो गए, ठीक है, उस पर या फिर जो हमारे पोत परिवहन है या फिर जो हमारे नौ परिवहन है, इन पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। समुद्री पोत परिवहन नौ परिवहन पर भी बनाएगा। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य यानी इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स पर भी अगर कोई नियम बनाना है तो वो संसद बनाएगी। देखिए यहाँ इंटर स्टेट की बात हो रही है साथी, तो हम लोग क्या करेंगे, कभी गलती से समवर्ती सूची नहीं मार देंगे, क्योंकि हमें लगेगा यार अंतर राज्य की बात हो रही है, एक राज्य से दूसरे राज्य में सवाल घुमा के पूछेगा, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने पर कानून कौन बना सकता है, तो हम सोचेंगे समवर्ती सूची में लेकर जाए, जो कि हमसे गलत हो जाएगा। ये हमारा संघ सूची का विषय है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। बांटों के माप ये तो ऊपर देखा ही, जनगणना आपने देखा, ये भी आपका संघ सूची का विषय है। जो हमारे अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये भी संघ सूची में ही आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। अगला करा कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? कौन सा है जो संघ सूची का विषय नहीं है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कृषि आय से भिन्न आय पर कर ये संघ सूची का विषय है। सीमा शुल्क जिसके अंदर निर्यात शुल्क है ये भी है। तंबाकू और तंबाकू के जितने भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उस पर आप जानते हैं सरकार ही टैक्स लगा रही है सब, तो ये भी हमारा संघ सूची का विषय है। लेकिन जो पुलिस होती है ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट का मामला होता है, संघ सूची का नहीं होता। तो इस प्रकार से डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? डी फॉर डॉग, ठीक है। देखेंगे संघ और राज्य की लेखाओं का संविलिच्छा आपने ऊपर देखा ही है। उच्चतम न्यायालय का गठन और संगठन, इनकी जो अधिकारिता, इनकी जो शक्तियां, ये भी पूरा का पूरा संघ सूची का मैटर है, ठीक है। अंतरराज्यीय प्रवर्जन या अंतरराज्यीय करंतनी ये भी है। कृषि आय से भिन्न आय पर कर ये भी। सीमा शुल्क जिसके अंदर निर्यात शुल्क भी ये है। तंबाकू तंबाकू उत्पाद भी है। निगम कर यहाँ पे आपको फोकस करना है थोड़ा सा, क्योंकि निगम कर आपसे पूछेगा कौन से प्रकार में आता है, संघ सूची, राष्ट्र या समवर्ती सूची में, तो आपका जवाब होगा ये भी हमारा संघ सूची का विषय है। उम्मीद करते हैं संघ सूची के सभी विषय लगभग आपको याद हो चुके होंगे। जो नहीं याद है उसे 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करिएगा, चीजें थोड़ा जल्दी आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? आपको बताना है कि कौन सा है जो राज्य सूची का। तो अभी ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया जो पुलिस है ये राज्य सूची का विषय है, लेकिन और ऊपर हमने चर्चा किया जो स्थानीय स्वशासन है वो भी राज्य सूची का विषय है। अब यहाँ पे गैस और गैस संक्रमण जो चीजें हैं वो भी हमारा राज्य सूची का ही विषय है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे डी यानी उपयुक्त सभी के सभी हमारा राज्य सूची का विषय है। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, डी फॉर डॉग। उम्मीद करते हैं आपने भी सही चुना होगा। अब देखिए राज्य सूची के कुछ विषय हैं, इसे आप ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो भाई दिक्कत हो सकती है, अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा इस नंबर पे आप मैसेज करके, जो हमारा पीडीएफ का ग्रुप ये पूरा प्रैक्टिस ग्रुप चल रहा है 888116 पूरा का पूरा आप ये पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही ये अकेला नहीं, हमने 2-3 हजार क्वेश्चन करा दिया है प्रैक्टिस, और अभी भी ग्रुप आपका कंटिन्यू चल ही रहा है, ठीक है। तो उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जितने भी आपके हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ को छोड़ करके, क्योंकि भाई रीजनिंग आपको खुद से पढ़ना है, बाकी सबका प्रैक्टिस जीएस वाला पार्ट हम आपको यहाँ पे करा देंगे। तो आप लोग यहाँ पे मैसेज करिएगा 888116 पे। फीस बहुत ही लिमिटेड रखी गई है साहब, और सबसे ऑथेंटिक, सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं। कंटेंट एक बार आप देखेंगे आपको लगेगा कि हमने बहुत सारी चीजें स्किप कर दी हैं और पहले आपको ज्वाइन करना चाहिए था, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा वेल एक्सप्लेन करके हम आपको पूरा कंटेंट देते हैं ताकि आप अच्छे से इसका रिवीजन कर पाएं। तो इसकी ये फीस है, प्लीज कम करने के लिए ना कहिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी इस पर आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिखने से छुट्टी मिल जाएगी, बस आप मल्टीपल टाइम प्रिंट करा के मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, ठीक है साहब। देखिए बात हम लोग करेंगे तो यहाँ पे जो लोक व्यवस्था है ये भी हमारा राज्य सूची का विषय है।
बाकी पुलिस जो हमारा उच्च न्यायालय है, जैसे उच्चतम न्यायालय संघ सूची का था, उच्च न्यायालय हमारा राज्य सूची का है। जो हमारे लोकल गवर्नेंस है, ये लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये भी भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं से भिन्न जो तीर्थ यात्राएं हैं उस पर। मादक लीकर, ये भी हमारे राज्य सरकार का मामला है। ठीक है, निःशक्त नियोजन के लिए अयोग्य की सहायता, औद्योगिक संघ कर्मचारियों से संबंधित विवाद, ठीक है, ये भी जो है राज्य सूची का विषय है। मादक लेकर याद रखिएगा, शराब वगैरह पर चाहे तो योगी जी अभय रोक लगा देंगे, लेकिन इससे राज्य की आमदनी घट जाएगी साहब, ध्यान रखेंगे, है ना, इसलिए नहीं लगाते साहब। लोगों के कल्याण की बात होती है, पर ऐसे कल्याण नहीं होता है। आगे कह रहा साहब, जो पुलिस है और जो सार्वजनिक व्यवस्था है भारत के संविधान के 7वें सूची के तहत आती है। कौन सी सूची में आएगी? तो अभी हमने ऊपर चर्चा किया, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, कौन सी? तब बोलोगे सर ये सब राज्य सूची का मैटर है, तो ए हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर। ठीक है साहब। राज्य सूची के अन्य विषयों में हम लोगों ने देखा किस तरह से ये सब आता है, लोक स्वास्थ्य आता है, मादक लीकर भी आता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा इस पॉइंट को साहब। ठीक है, सेम क्वेश्चन लग रहा है, रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, करा भैया निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करिएगा। अब जो मामला आ रहा है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साहब। ठीक है, समर्थ्य सूची की आगे हम लोग चर्चा कभी कर लेंगे, तनाव नहीं लेना है। ठीक है, देखिए समर्थ्य सूची अगर चाहेंगे तो लास्ट में हम आपसे डिस्कस कर देंगे, या फिर कल हम उसके क्वेश्चन रखवा देंगे, क्योंकि हमें लगता है क्वेश्चन उसके डिलीट कर दिए गए हैं, किसी कारण से किया गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा संविधान सभा को लेकर के साहब, संविधान सभा क्या चीज है, कैसे ये फंक्शन करती है, कैसे ये काम करती है। कुछ क्वेश्चन जानबूझ के डिलीट किया गया है ताकि जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा चर्चा हो पाए। ठीक है, पर कोई नहीं, हम उसको समर्थ्य सूची का भी आपको जरूर क्वेश्चन कराएंगे। करा कि भारत के संविधान सभा के गठन का विचार, ये याद रखिएगा, 1934 में सबसे पहले एम.एन. राय के द्वारा रखा गया था। एम.एन. राय ने सबसे पहले कहा था कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगा, ये विचार इन्होंने प्रस्तुत किया था। ये बात बिल्कुल ही सही है। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना आया था और इसी के सुझाए गए प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, यानी सही जवाब। ठीक है साहब, देखिएगा जब हम इतिहास का क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहां पर भी हम आपको ये चीजें पढ़ाएंगे, संवैधानिक इतिहास दिया हुआ है वहां पर भी, तो चीजें थोड़ा सा और क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है, हम बात करेंगे थोड़ा सा भारत की जो संविधान सभा है, जहां से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। करा कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले कौन लाया था, तो आप बताइएगा 1934 में। अगर आपसे पूछेगा व्यक्ति कौन है, तो आप बताइएगा एम.एन. राय के द्वारा। 3 सदस्यों की एक योजना आई थी, एक मिशन आया था, इसका नाम है साथी कैबिनेट मिशन, और इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। कौन कौन? एक तो आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, दूसरा आपका स्टीफर्ड क्रिप्स हैं, और तीसरा आपका ए.वी. अलेक्जेंडर हैं। तो याद रखिएगा, ये जो मिशन है, यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचता है। और ये क्वेश्चन मेरे भाई आपसे सीधे पूछेगा कि जो आपका कैबिनेट मिशन है वो भारत कब पहुंचा, तो इस डेट को रट लीजिए, घोर के पे जाइए, मान लीजिए ये आपका डी फॉर डेट ऑफ बर्थ है, क्या 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना भारत पहुंचता है। ठीक है, और इसने अपना पूरा प्लान प्रस्तुत कर दिया कब, 16 मई 1946 को अपना पूरा प्लान सामने किया, प्रकाशित किया, और इस पूरे प्लान को हम कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसी योजना पर, जो योजना इसने प्रस्तुत किया, जो भी इसने कहा, उसी योजना पर हम नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन करने पर प्रस्ताव रखते हैं। यानी हमने संविधान सभा की गठन करने की शुरुआत करी है नवंबर 1946 में। तुम्हारे लिए यह जरूरी हो गया कि भाई ये आया कब था, इसने प्रस्ताव रखी कब थी, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है साहब, अगला देखिए, आगे कह रहा है कि जो कैबिनेट मिशन योजना है, इसके द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव में संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी थी। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि उसने कुछ सुझाया था, कुछ सुझाव दिया था, और उसने कहा था कि देखो भाई, तुम लोग सब लोग मिल करके, जितनी भारत में पार्टियां हैं, अगर तुम सब लोग मिल के अपना संविधान बनाना चाहते हो, तो जो तुम संविधान सभा बनाओगे ना, जो तुम संविधान सभा बनाओगे, सारे पार्टी लोग उसमें मिल करके कम से कम जो सदस्यों की संख्या होनी चाहिए वो 389 होनी चाहिए। इतने लोग मिल करके तुम जो है बनाओ। ठीक है, ऐसा तो कितना होना चाहिए, 389 होना चाहिए। ऐसा कैबिनेट मिशन की प्लान में, कैबिनेट मिशन की योजना में ये बात लिखी गई है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए, थोड़ा समझने वाली बात है कि इसने कहा था कि जो 389 मेंबर होंगे वो कैसे कैसे होंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, इस पॉइंट को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अभी आपको याद होगा, कल मैंने कहा था कि बहुत पहले की बात है जब एक अधिनियम लाया गया था, आपको थोड़ा सा भी अगर याद होगा साथी, 1784 का जो पीट्स इंडिया एक्ट था, उसमें ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कह दिया गया था, जहां पे ब्रिटेन के लोग रह रहे थे। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत बना।
यहाँ पे याद रखना होगा, ब्रिटिश भारत जैसी चीजें अस्तित्व में आ गई। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि 389 में कहा गया कि जो 296 सीटें होंगी ना, इस 296 सीटों में से ध्यान रखिएगा ये ब्रिटिश भारत से आएंगे। और ब्रिटिश भारत में उस समय दो भागों में ब्रिटिश भारत ये लोग जोड़े थे। इस समय बन चुका था 11 प्रांत। तो ये लोग कहे कि इसमें से 11 प्रांतों से कुछ मेंबर आएंगे, जिनकी संख्या कितनी होगी 292। इन्होंने कहा था कि 11 प्रांतों से कम 292 सदस्य लेकर आओ। 4 ऐसे क्षेत्र थे साथी जहां पर कमिश्नरेट था, यानी मुख्य आयुक्त थे। तो इन्होंने कहा कि जो 4 ये मुख्य आयुक्त है ना, मुख्य आयुक्तों का क्षेत्र है, इनको भी शामिल इसमें करना। तो यहाँ पे याद रखिएगा 4 मुख्य आयुक्त हो गए इस तरह से, और इस तरह से आप देखोगे तो 296 मेंबर। और ये 296 मेंबर कहाँ से हो गए, तो ब्रिटिश भारत से। कहाँ से हो गए, तो ब्रिटिश भारत से। और ब्रिटिश भारत कौन सा क्षेत्र है, तो आप कहोगे वही क्षेत्र है सर जहां पे ब्रिटेन की सरकार का हुकूमत रहा करता था। ठीक है, तो आपको सर अभी 296 तो हुए, बाकी कैसे कहां से आएंगे। ठीक है, तो देखो बाकी के जो मेंबर थे अब बचे कितने, तो यहाँ पे बचते हैं साथी 93। कितने बचे हैं, 93। 93 अभी भी ये लोग देसी रियासतें थी, जो राजे रजवाड़े जिंदा थे ना वो लोग थे। ठीक है, ये देसी रियासतें थी और कहा गया भाई इनको भी शामिल करो। तो ध्यान रखिएगा ये देसी रियासतें थी और कहें कि इनको लेकर के 389 मेंबर टोटल आपको आने हैं साहब। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में सवाल आना था कि सर ये जो 292 मेंबर लिए जाएंगे और ये जो 93 मेंबर यहाँ से लिए जाएंगे, कैसे इनका चुनाव होगा, मतलब कौन से कोई आधार पे होगा, कैसे होगा इनका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि जो भी प्रांत के लोग आएंगे, ठीक है, जैसे जो भी प्रांत से उठ करके आएंगे या जो आपके देसी रियासतें होंगी जैसे राजे रजवाड़े होंगे, इनका जो चयन होगा साथी वो जनसंख्या के अनुपात में होगा। कैसे, इनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। जनसंख्या के जैसे इस समय होता है ना, वैसे ही जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। और कहा गया कि 10 लाख लोगों पर, कितने 10 लाख लोगों पर एक मेंबर जो है उठ करके आएगा, चुन करके आएगा, उसे उठाना वहां पे। ठीक है, यानी 10 लाख लोगों पर एक सीट जो है साथी आवंटित किया गया। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। अच्छा, अब देखते हैं तो 389 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा गठन कैसे होगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की कुल संख्या 389 होनी थी। 389 में से 296 सीटें ब्रिटिश भारत से आनी थी, जो 11 प्रांत से 292 और 4 मुख्य आयुक्त को लेकर के 296 हो गया। जबकि जो 93 सीटें थी वो देसी रियासतों को आवंटित किया गया था। प्रत्येक प्रांत और देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीटें दिया गया था। देसी रियासत के जो प्रतिनिधि है इनका चयन जो रियासत के प्रमुख थे वो करते थे। मजे की बात देखिएगा, जनता इनका चयन नहीं कर रही है, ये थोड़ा सा मजे की बात होगी साहब। अगला देखते हैं, करा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनिएगा। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। भाई कुछ लोग को तो हमने चुना था, जैसे प्रांत के लोग चुने गए थे, लेकिन देसी रियासत के लोग तो चुने नहीं गए थे। तो कहा जा सकता है कि भाई हाँ, आंशिक रूप से चुनी हुई है और आंशिक रूप से नामांकित किया गया है। भाई कुछ लोग को नॉमिनेट भी किया गया है। संविधान सभा के सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया गया था। प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया गया था। भाई जाहिर सी बात है, इसमें जनता का कोई रोल प्ले था ही नहीं, है ना। तो बिल्कुल ये भी सही है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया था। वयस्क मतदाता ने किया था, तो जवाब होगा साहब नहीं, वयस्क मतदाताओं ने चुनाव नहीं किया था संविधान सभा के सदस्यों का। यही पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच करता है। तो ये सी आपका, ये आपका हो जाएगा गलत। तो इस प्रकार से राइट आंसर साहब कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि कह रहा कि सही विकल्प का चयन करना है। तो इस प्रकार से सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि तीसरा आपका जो है गलत है। याद रखिएगा कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं होता है। ये वयस्क मताधिकार का कोई रोल ही नहीं होता वहां पे। ठीक है साहब, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे बात अगर हम गठन को लेकर करेंगे तो संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई होती है और आंशिक रूप से नामांकित निकाय है। संविधान सभा के सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। संविधान सभा के लिए चुनाव होता है साथ ही जुलाई अगस्त 1946 में। यह चुनाव 296 सीटों पर ब्रिटिश भारत के लिए हुआ था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली हैं, जबकि मुस्लिम लीग को यहाँ पे 73 सीटें मिली थी। अन्य लोग को यहाँ पे 15 सीटें मिली थी। देसी रियासत इसमें शामिल नहीं हुआ था। ध्यान रखिएगा,
देसी रियासत शामिल नहीं हुआ था, इसलिए जो चुनाव है केवल 296 सीट पर ही हो पाया। राजे रजवाड़े ने कहा हम शामिल नहीं होंगे, सब फालतू गांव है सर, हम राजे हैं, हम तो राज करेंगे। तो भाई यहाँ पे याद रखेंगे 93 सीटें नहीं भर पाई क्योंकि देसी रियासत शामिल नहीं होता है साहब, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वैध मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ है, ये पॉइंट है, फैक्ट है, आपको याद रखना साहब, ठीक है साहब। अगला, संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं का भी निर्वाचन हुआ था, यानी 15 महिलाएं भी उसमें शामिल हैं, जिसमें डॉट 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 का निर्वाचन क्षेत्र संयुक्त प्रांत था, यानी हमारे उत्तर प्रदेश से कौन महिला चुन के गई थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, जब भी आएगा तो गलत करके आएगा, ठीक है। तो बेगम एजाज रसूल यहाँ पे जो आपका हो जाएगा राइट आंसर। हालांकि कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित जैसी महिलाएं भी थी जो कि हमारे उत्तर पश्चिम प्रांत यानी संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश से थी, पर ऑप्शन में दी हुई है नहीं, इसीलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा बेगम एजाज रसूल, यानी पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर साहब, ठीक है साहब। संविधान सभा की 15 महिला सदस्य और उनका निर्वाचन क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है। मद्रास से जो महिलाएं थी अम्मू स्वामीनाथन और दक्षिणायनी वेला योगिनी जी दुर्गाबाई, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। त्रावणकोर से एनी मैस्क्रीन आई थी, जबकि संयुक्त प्रांत, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ से बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, चौधार नहीं चौधरी होना चाहिए, पूर्णिमा बनर्जी, सुचिता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित जैसी महिलाएं शामिल हैं। बॉम्बे से आप देखेंगे तो यहाँ से हंसा मेहता आई हुई है। पश्चिम बंगाल का भी याद रखिएगा, लीला रे रेणुका रे शामिल है। मध्य प्रांत और बरार क्षेत्र से राजकुमारी अमृता कौर शामिल है, जबकि बिहार से देखेंगे प्रतिनिधित्व कर रही है श्रीमती सरोजनी नायडू। तो इनका नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा आपको याद रखना साहब। अगला, करा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, बिल्कुल ही सही है, आप जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की। आगे आप देखेंगे तो कह रहा कि मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग को कम सीट मिली हुई थी और भी बहुत सारी दिक्कतें थी जिन्ना साहब को, तो इस वजह से ये इन लोगों ने क्या किया, पहली ही बैठक का बहिष्कार कर दिया और अलग से पाकिस्तान की मांग करने लगे। पहली बैठक में केवल 112 सदस्यों ने ही भाग लिया था, ठीक है। क्या ये बात सही है? सोचने वाली बात है साहब, अभी देखा जाएगा। 112 सदस्यों ने ही भाग लिया, नहीं, केवल 207 मेंबर शामिल हुए थे, तो ये वाला स्टेटमेंट ये दोनों गलत है। करा कि पहली बैठक के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया था। पहली बैठक में ही करा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया था। क्या ये बात सही है? ध्यान रखना होगा कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना जाता है, तो इस कार्ड से ये वाला विकल्प भी आपका गलत जाएगा। कारण नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करना है, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है, केवल सही आपका पहला ही विकल्प है, तो केवल एक हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ये सारे विकल्प गलत है जो टाइप किए उन महोदय से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न को एक बार समीक्षा में ले और इस प्रश्न का सही जवाब बच्चों को बताएं, और बच्चे भी इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 37 नंबर में एक विकल्प आप एड कर लीजिएगा, केवल जो है पहला आपका हो जाएगा राइट आंसर, यानी केवल एक सही है, बाकी सबके सब गलत है सरकार, ठीक है साहब। देखिएगा, अगर हम संविधान की कार्यप्रणाली की बात करेंगे तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, बिल्कुल ही सही है। इस कार्ड से आपका पहला बिल्कुल सही था और इसमें जो है 207 मेंबर भाग लेते हैं। इस कार्ड से आपका दूसरा जो है साथी वो विकल्प गलत था। करा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। अच्छा, पहली बैठक का बहिष्कार किया था 1 और 2, ये ऑप्शन में दिया था। एक मिनट रुक जाइए, हमने ध्यान नहीं दिया। मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया था, ये वाली बात भी सही है। 1 और 2 होगा, माफ करिएगा साहब, माफ करिएगा, बिल्कुल विकल्प में दिया हुआ है, हमने ध्यान नहीं दिया इस बात का। तो पहला हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आपका तीसरा और चौथा ये दोनों गलत है, क्योंकि 112 नहीं थे, टोटल मेंबर कितने थे, 207 मेंबर शामिल थे साहब, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति 22 जनवरी को बनाया गया साहब, 24 जनवरी को बनाया गया, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है साहब। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, पहला और दूसरा आपका राइट आंसर, ए फॉर एप्पल हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो महोदय प्लीज इसके आप सही करिएगा, आपने सी लिखा है, बिल्कुल गलत लिखा है, आप यहाँ पे ए फॉर एप्पल कर लीजिए। अगर हम बात करेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली को लेकर के, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसमें 207 मेंबर आपके शामिल हुए थे। पहली बैठक का बहिष्कार किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। क्यों किया गया? क्योंकि इन्होंने अलग से पाकिस्तान की मांग उठा दी। अब देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फ्रांस के संविधान की तरह हमारे यहाँ भी वरिष्ठतम को यानी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सभापति या कहा जाए अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो मेरे भाई आपसे पूछेगा कि संविधान सभा का अध्यक्ष पहली बैठक में अध्यक्षता किसने करी है?
या पहली बैठक में अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपका जवाब होगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। क्यों चुना गया? क्योंकि वरिष्ठता को प्रेफरेंस दिया गया। कितना अच्छे तरीके से सब कुछ हुआ होगा, सोच करके भी मजा आता है ना साहब। आगे आप देखेंगे 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को होता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और इनके साथ-साथ 2 उपाध्यक्ष भी हैं जिनके बारे में पेपर में आपसे सवाल आता है। एक तो एच.सी. मुखर्जी साहब और एक हैं वी.टी. कृष्णामाचारी साहब। ये दोनों लोग उपाध्यक्ष के रूप में काम करते हैं साहब, ध्यान रखना होगा आपको इस बात का, ठीक है साहब। अगला है कहा कि उद्देश्य प्रस्ताव। अब हम आते हैं थोड़ा-सा प्रस्तावना प्रेमबल को लेकर के हमसे क्या-क्या सवाल पूछते हैं उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। जब दूसरी बैठक होती है ना, तो उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने रखा जाता है। क्या ये बात सही है? तो आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि ये 11 दिसंबर को नहीं रखा जाता, 13 दिसंबर को रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव कब ये रखते हैं? 13 दिसंबर 1946 को रखते हैं, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू रखते हैं। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। आगे चल के यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है यानी जो प्रस्तावना है साहब, इसे आगे चल के आप देखेंगे तो 22 जनवरी यानी 22 जनवरी 1947 यानी 1947 को प्रस्तावना यानी उद्देशिका को स्वीकार किया जाता है सर्वसम्मति से, ठीक है। ध्यान रखना होगा इस बात को। तो 13 दिसंबर 1946 का दिन आपको याद रखना होगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी हो जाएगा आपका प्रश्न का सही जवाब यानी राइट आंसर साहब, ठीक है साहब। देखिए अगर हम बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव में, तो संवैधानिक संरचना के ढांचे और दर्शन की झलक हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो ऐसे तो कई जगह मिलती है, पर मूल रूप से अगर आपसे इसमें कई में चुनना हो, जैसे मान लीजिए दिया हो नीति आयोग तत्व में, या दिया हो प्रस्तावना में, या दिया हो आपका मौलिक अधिकार में, तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना में संवैधानिक संरचना और ढांचे का दर्शन हमें दिखाई देता है। कहाँ पे? प्रस्तावना में यानी प्रेम्बल में। तो आइए देखते हैं प्रेम्बल से क्या क्या सवाल बन सकते हैं साहब, ठीक है। करा कि संविधान का निर्माण और आम कानून को लागू करने के अलावा संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से क्या काम किया जाता था? देखिए साहब, जो हमारी संविधान सभा थी वो 2 काम करती थी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, संविधान सभा जो थी ना वो 2 काम करती थी। कौन-कौन 2 काम करती थी? तो पहला जो काम करती थी तो मेकिंग द लॉ यानी संविधान जो काम करता था तो मेकिंग लॉ यानी कानून को बनाना, जैसे आज की हमारी संसद बनाती है, और उसी तरह से साथ ही उस कानून को एग्जीक्यूट करना, ठीक है, उस कानून को लागू कराना, लागू कराने का भी काम करती थी यानी एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करती थी, ठीक है, दोनों काम करती थी। इसके अतिरिक्त भी कार्य भी और भी कुछ काम किए क्या इन्होंने? ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा काम किया वो यहाँ पे बता रहे हैं साहब, ठीक है। कह रहे हैं कि देखो सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को भी सत्यापित किया। तो जो राष्ट्रमंडल में हमारी सदस्यता थी वो सुनिश्चित करने का काम क्या संविधान सभा ने किया या संविधान बनने के बाद संसद ने किया? तो आपको याद रखना होगा कि मई 1949 में जो राष्ट्रमंडल में हमारी सदस्यता है उसका सत्यापन भी संविधान सभा के लोग करके गए हैं, इसे ध्यान रखना होगा। सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। क्या ये बात सही है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर सही है। 24 जनवरी को आप जानते हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाते हैं, और इसी 24 जनवरी के दिन ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन कह रहे हैं कि प्रथम प्रधानमंत्री चुन लिया गया संविधान सभा द्वारा, नहीं, संविधान सभा ने प्रधानमंत्री नहीं चुना है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा। प्रधानमंत्री बाद में चुनते हैं, संसद का चुनाव होने के बाद राष्ट्रपति जो है वो चुन लिए जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है साहब। तो इस प्रकार से सही आंसर आपका हो जाएगा सी फॉर कैट यानी तीसरा हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है साहब। देखिएगा संविधान सभा की अगर हम बात करें तो मई 1949 में संविधान सभा ने क्या किया? राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया है। जुलाई 1947 में राष्ट्रध्वज को अपनाया, और जुलाई 1950 में आप देखेंगे राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को इन्होंने एक्सेप्ट किया, और इसी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति ये लोग चुनते हैं। इसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है साहब। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग $.$ रुपए खर्च होते हैं। बहुत ही नॉर्मल और अनआंसर्ड टाइप का क्वेश्चन है, पर पेपर में आ जाता है, क्या ही किया जाएगा। लगभग में कितने रुपए का खर्च आता है? तो आप जानते हैं साथी, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है साहब, है ना, लेकिन अप्रोक्सीमेट कितना रुपया खर्च होता है? तो कहीं कहीं देखने को मिलता है कि इसमें लगभग में 64 लाख रुपए का खर्च आता है। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका डी हो जाएगा साहब यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। कुछ फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना होगा। जैसे आप जानते हैं संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगा हुआ है, कुल 11 बैठकें हुई थी। 12वीं बैठक भी
11वां बैठक 14 से 26 नवंबर 1949 को होता है। साथ ही 12वीं बैठक आप जानते हैं 26 जनवरी को होता है सीधे, ठीक है। संविधान निर्माताओं ने लगभग में 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर लगभग में 114 दिनों तक चर्चाएं किया गया। संविधान के निर्माण पर कुल लगभग में 64 लाख रुपए खर्च होते हैं और अंततः 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है साहब। आम चुनाव होने तक यानी 1952 तक संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया हुआ है। जब तक 1952 का चुनाव नहीं हो गया वही संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में साहब काम करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कल फिर जब आगे बढ़ा जाए तो कल 50 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे या 30 क्वेश्चन कल कराएंगे एक मीटिंग में, ठीक है। करा भैया जो 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए समितियां थी, यानी कितनी समितियां थी? तो ऐसे तो छोटी बड़ी साथी बहुत ही समितियां थी, पर मूल रूप से आप देखेंगे तो यहाँ पे कुल 13 समितियां थी। कितनी समितियां थी संविधान सभा को में? तो 13 समितियां थी जो पूरे काम को देख रेख करती थी, यानी पूरे काम पर फोकस करती थी। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सरकार, सही जवाब, ठीक है। देखिएगा संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां हैं, उनके अध्यक्ष हैं, जहां से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको आप रट्टा मारिए कैसे भी करके आपको याद करना है। जैसे प्रक्रिया विषयक नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही वित्त एवं स्टाफ समिति थे, तो यहाँ पे दोनों जन को आपको याद रखना होगा, ठीक है। और राजेंद्र समिति ने राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र संबंधित जो समिति थी अल्लादे कृष्णा स्वामी अय्यर साहब हैं। आवास कमेटी जो बनी हुई थी साथी, यहाँ पे बी पट्टाभी सीतारमैया साहब हैं। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी साहब हैं। ये इन लोग को याद रखिएगा, ठीक है। बाकी राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तदर्थ कमेटी बनी थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में था। ये समिति है, इसके हटा दीजिएगा, ठीक है। हमको कभी कभी लगता है टाइपराइटर सोचते हैं कि ये इतना सब कैसे काम करते हैं ना। संविधान सभा की जो कार्यकरण संबंधी समिति बनी हुई थी उसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो कार्यकारिणी कहीं कहीं लिखता है तो कहीं कहीं कार्यकरण लिख करके आता है। तो कार्यकरण से संबंधित जो कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा साथी, जो गणेश वसुदेव मावलंकर साहब यानी जीवी मावलंकर साहब है, वो जो हमारी कार्यकरण से संबंधित समिति थी उसके अध्यक्ष रहे हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सही जवाब बनेगा साथियों कौन सा? ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अब देखा जाएगा राज्यों से संबंधित समिति में अगर आप देखें तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। मौलिक अधिकार ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो अल्पसंख्यक जनजाति हैं या जो अपवर्दित क्षेत्र हैं से संबंधित जो सलाहकार कमेटी बनी है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। भाई साहब इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बार बार पेपर में आते हैं। संघीय शक्तियों की कमेटी है नेहरू जी संभाल रहे हैं। संघीय संविधान समिति ये भी नेहरू संभाल रहे हैं। प्रारूप कमेटी के सदस्य अध्यक्ष आप जानते हैं श्री अम्बेडकर राव जी हैं। संविधान सभा के कार्यकारिणी संबंधित कमेटी गणेश वसुदेव मावलंकर जी के हाथों में है, तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, सब याद करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी जो प्रारूप यानी संविधान के प्रारूप पर चर्चा करने के लिए बनी हुई है, जिसका नाम है प्रारूप समिति। करा कि समिति का गठन कब किया गया है? तो साथियों याद रखेंगे प्रारूप समिति का गठन किया गया है 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 का डेट आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से सी फॉर कैट आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है साहब। अगर हम बात करेंगे प्रारूप समिति को लेकर के तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष हैं। समिति का काम था संविधान के प्रारूप पर विचार करना। इसमें कुल 7 सदस्य थे अध्यक्षों के सहित, जिन्हें आप याद रख सकते हैं सब। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष हैं। एन गोपाला स्वामी अयंगर साहब हैं। अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर साहब हैं। डॉक्टर के एम मुंशी हैं। सैयद मोहम्मद एसादुल्ला साहब हैं। एन माधव राव हैं। टी टी कृष्णामाचारी हैं, इन्हें याद रखिएगा। समिति के द्वारा प्रारूप पर कुल 141 बैठकें की गई हैं। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा अंतिम प्रारूप पेश किया गया है संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। इसके बाद साथ ही इस पर जो है चर्चा किया गया, जो संशोधन हो सकता था वो संशोधन सही किया गया, ठीक है साहब। अभी तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अभी प्रस्तावना शुरू कहाँ हुआ है, अभी तो संविधान सभा खत्म करने दीजिए तो प्रस्तावना चलेंगे, आगे धीरे धीरे चलते रहेंगे, ठीक है। करा के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए कोड से सही विकल्प का चयन करिएगा। संविधान पर अंतिम रूप से केवल 284 मेंबर ने हस्ताक्षर किया था, क्या ये बात सही है? केवल 284 लोग ने ही मतलब साइन किया था, तो हाँ बिल्कुल सही है, 284 लोग ही मतलब साइन किए थे। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था, क्या ये बात सही है? तो हाँ, प्रस्तावना सबसे अंतिम में यानी जो हमारी उद्देशिका है वो सबसे लास्ट में लागू किया जाता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे दोनों विकल्प आपके सही, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है साहब। संविधान पर अंतिम रूप से आपने देखा ये
26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान लागू होने के बाद में लास्ट में साथी अपनाया गया था। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है कि संविधान सभा अपनी बैठक से पूर्व क्या ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेती थी? तो हाँ भाई, अभी भी सरकार के हाथों में पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, अभी भी हमें सरकार से परमिशन लेनी ही पड़ती थी। सही है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। क्या ये बात ग्रेनविल ऑस्टिन साहब ने कहा है? तो नहीं, लॉर्ड विंसकाउंट ने इस बात को कहा कि ये हिंदुओं का निकाय था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने नहीं कहा है। तो इस प्रकार से ये वाला गलत हो जाएगा, लेकिन पहला आपका सही हो जाएगा। संविधान सभा अपनी बैठक से पूर्व ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेती थी, परमिशन लेती थी। ठीक है, ध्यान रखना होगा। तो पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। पर ये इसमें हीनाई नहीं थी, वो सम्मान में लेते थे। दिक्कत इसी बात का है कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे पहले के लोग, मतलब दुश्मनों से भी प्यार से पेश आते थे, है ना। ये थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन आज की सरकार से तो सही थे। आज जिस तरह से भारतीयों के साथ हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी चुप हैं, ये बहुत ज्यादा दुखनीय और दर्दनाक बात है। ठीक है। संविधान के आलोचक क्या कहते हैं? संविधान के आलोचक का मानना है कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। जो हमारे संविधान के आलोचक हैं वो कहते हैं कि जो संविधान सभा के मेंबर थे उनका चुनाव भारत के वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं किया गया, यानी इसलिए यह एक प्रतिनिधियों की सभा नहीं थी। आगे देखेंगे, कहा गया कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी, यानी वो खुद से कोई निर्णय नहीं ले सकता था। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर हुआ था, यानी जैसे ब्रिटेन की सरकार ने कहा था वैसा हमने बनाया, इसलिए हम संप्रभु नहीं थे, यानी अपना खुद से कुछ नहीं बना पाए, ऐसा आलोचकों का मानना है। संविधान सभा अपनी बैठक से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेती थी, इसीलिए भी हम संप्रभु नहीं थे, हमें पूछना पड़ता था। जैसे वर्तमान सरकार पर लगातार विपक्ष की पार्टी श्री राहुल गांधी आरोप लगाते रहे हैं कि मोदी जी ने कंप्रोमाइज किया हुआ है अमेरिका के साथ, और कई सारे ऐसे डील इन्होंने कर रखी है जो नहीं करना चाहिए, देश हित में नहीं है। इसी संदर्भ में दो लोग की स्टेटमेंट है, जरा सा ध्यान रखिएगा। एक लॉर्ड विस्काउंट के हैं, इन्होंने कहा कि जो ये संविधान सभा थी ये हिंदुओं की निकाय थी, इसमें अल्पसंख्यक नहीं थे, इसमें हिंदुओं के ज्यादा लोग शामिल थे। ग्रेनविल ऑस्टिन का कहना है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, ऐसा ग्रेनविल ऑस्टिन साहब का कहना है। आलोचना कर रहे हैं संविधान सभा का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था। क्या सिर्फ संविधान का मसौदा तैयार करती थी संविधान सभा? तो आप कहोगे सर मसौदा ही तो तैयार करना था, और क्या करना था उनको? बिल्कुल सही है। जब एक बार संविधान सभा अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा को भंग कर दिया जाता है। जब एक बार संविधान अस्तित्व में आ जाता है, यानी जब संविधान बन जाता है तो संविधान सभा क्यों ही रखेंगे? सही है, दोनों बातें आपकी सही हैं। संविधान बनने के बाद संविधान सभा क्यों ही रखा जाएगा? संविधान सभा की अगर बात करेंगे तो यह एक ऐसी सभा होती है जिसे किसी देश के संविधान का मसौदा तैयार करने या उसे संशोधित करने के लिए चुना जाता है, या चुने हुए प्रतिनिधियों का निकाय होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ था, जो संविधान बनाने में उसमें बदलाव करने के काम आती है। संविधान सभा का प्रमुख और एकमात्र कार्य होता है संविधान का मसौदा यानी प्रारूप तय करना, और जब संविधान अस्तित्व में आ जाता है तो हम क्या करते हैं? संविधान सभा को भंग कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कोड से सही जवाब का चयन करिएगा। कह रहा कि जो HVR अयंगर है को संविधान सभा का सचिव अपॉइंट किया गया था। क्या ये बात सही है? HVR अयंगर साहब संविधान सभा के सचिव थे, तो बिल्कुल ही सही है, और ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, ये जो है भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पे जो ये बात लिखी है प्लीज आपसे याद रखिएगा। सर VN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं। ये क्वेश्चन तो पेपर में पता नहीं क्यों बार बार आता है। HVR अयंगर साहब संविधान सभा के सचिव हैं, ध्यान रखिएगा। जबकि LN मुखर्जी साहब संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार हैं, यानी चीफ ड्राफ्टमैन हैं। जबकि प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ये भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है साहब। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। तो भाई हाँ, बिल्कुल सही है। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि दोनों का मिला जुला स्वरूप है। हम इसमें समय पर बदलाव भी कर देते हैं, और समय पर माने कठोरता भी नहीं है और इतना लचीला भी नहीं है। देखिए, अगर हम बात करेंगे तो भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान का एग्जाम्पल है, क्योंकि मूल संविधान में आप देखेंगे तो एक प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में आप देखेंगे तो याद रखिएगा इस पॉइंट को, इसमें एक प्रस्तावना है, लगभग 470 अनुच्छेद हो चुके हैं, और इसमें 25 भाग हो चुका है, और अनुसूचियों की संख्या लगभग 12 हो चुका है। ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण विभिन्न देशों के संविधान को छानने के बाद किया गया था। ये स्टेटमेंट आपसे पूछेगा किसने कहा था, तो बताना है।
भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि दोनों का मिला जुला स्वरूप है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उसके एकात्मक स्वरूप को बताते हैं? एकात्मकता स्वरूप का, संघीय स्वरूप का नहीं, एकात्मकता स्वरूप का। ठीक है, करा कि कौन सा उसका लक्षण जो भारतीय संविधान में एकात्मकता बताता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे एकात्मकता का मतलब ये होगा कि केंद्र का उस पर ज्यादा प्रभाव दिखेगा। संघ का मतलब ये होगा कि हम लोग सब एक जैसे हैं, सबके लिए एक समान कानून है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो आपका संघ सरकार हो। तो हमारे यहाँ एक सशक्त केंद्र है। केंद्र सरकार सशक्त है कि नहीं है? कई मामलों में है। आप अभी देख लीजिएगा, अगर कोई मुद्दा समवर्ती सूची का हो तो समवर्ती सूची पे कानून कौन बनाता है? तो आप कहोगे सर दोनों लोग बनाते हैं। इस पर केंद्र ही कानून बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। लेकिन अगर केंद्र और राज्य दोनों लोग एक ही विषय पर कानून बना रहे हैं जो कि समवर्ती सूची का है, तो उसमें केंद्र सरकार का जो बात होगा वो ज्यादा माना जाता है, राज्य सरकार की बातें कम मानी जाती है। तो आप देखें, एक सशक्त केंद्र है, केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है। तो ये भी एक एकात्मकता का रोल हो गया। संविधान का लचीलापन होना, अब अगर आप देखेंगे संविधान अगर लचीला है तो इसमें केंद्र सरकार अपने आप से कुछ चेंजेस कर सकती है, कुछ परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, ये काम हो गया। हमारे यहाँ न्यायपालिका आप देखेंगे एकीकृत है। भाई जाहिर सी बात है, न्यायपालिका एकीकृत है, हेड सेंट्रल के हाथ में है। ठीक है, संविधान ही सर्वोच्च है, ये दोनों लोग के लिए फायदा है, सेंट्रल के लिए फायदा है, स्टेट के लिए फायदा है। तो भाई ये संघीय लक्षण हो गए। संविधान सर्वोच्च है, ये तो हमारा फेडरल सॉरी ये हमारा संघीय लक्षण दर्शाता है क्योंकि ये दोनों के लिए है। ठीक है, पर एकात्मक लक्षण 1 2 3 आपके दर्शाते हैं, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये एकात्मकता के लक्षण को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कौन कौन सी एकात्मकता के लक्षण हैं, जैसे सशक्त केंद्र हो गया, संविधान का एक होना, एक ही नागरिकता होना, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र सरकार राज्यपाल की नियुक्ति करती है। अब देखते हैं राज्यों में अखिल भारतीय सहायता आपातकाल का प्राविधान ये लगा सकता है आपका कौन? केंद्र सरकार। तो इसके एकात्मक लक्षण हो गए। संघीय लक्षण में आप बताइएगा, भाई 2 सरकारें हैं, सेंट्रल पे अलग है, स्टेट पे अलग है। शक्तियों का विभाजन, जाहिर सी बात है ये संघ का लक्षण है। शक्तियां हमारे यहाँ बांटी गई हैं, सेंट्रल को दी गई हैं, स्टेट को दी गई हैं। तो आप देखेंगे ये दोनों के दोनों संविधान के कौन से लक्षण हैं? संघीय लक्षण को दर्शाते हैं। जो दोनों में आपको दिख रहा हो, दोनों के लिए फायदेमंद दिख रहा हो, वो आपका हो जाएगा संघीय लक्षण। ठीक है, जैसे आप देखेंगे शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान होना दोनों के लिए, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता भी, स्वतंत्र न्यायपालिका होना। ठीक है, न्यायपालिका स्वतंत्र ही है, द्विसदनीयता, ये जो कुछ है ये हमारे संघीय लक्षण दर्शाते हैं। कल हम संविधान के कुछ और लक्षणों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ में चर्चा करेंगे हम लोग जो हमारा प्रस्तावना है उस पर। तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रस्तावना को पढ़ के आएगा ताकि हम लोग यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बने उस पर डिस्कस कर पाए। तो मिलते हैं आपसे हम कल के सेशन में। अभी के लिए इतना ही, कल इजाजत दीजिए, मिलते हैं कल। वंदे मातरम, जय हिंद।